द 100 सीजन 3 एपिसोड 14। पॉलिस में इंदिरा, मॉर्फी, पाइक और दूसरे ग्राउंडर्स एक जगह पर कैद हैं। इंदिरा, मॉर्फी और पाइक वहां से भागने का प्लान बनाते हैं। तभी वहां एक गार्ड सभी लोगों से पूछने आता है कि उनमें से कौन कौन अब उस चिप को लेने के लिए राजी है। वहां के सभी लोग चिप लेने से मना कर देते हैं। गार्ड पाइक के चेस्ट पर कट के निशानों को देखता है। एली उसे कहती है कि जरूर यहाँ पर कोई खुल गया होगा जिसने कि इन निशानों को बनाया है। गार्ड सभी को चेक करना शुरू कर देते हैं। जैसे ही वो चेक करते हुए इंदिरा के पास जाते हैं, इंदिरा अपने आप को आजाद करा के उन दोनों गार्ड्स को मार गिराती है। उन दोनों गार्ड्स के मारे जाते ही एली वहाँ से गायब हो चुकी है। अब तीनों इस प्लान बनाते हैं कि आगे क्या करना चाहिए। वो लोग गार्ड के पास से चाबी उठाते हैं, बाकी ग्राउंडर्स को आजाद करके उन्हें वहाँ से बाहर भेज देते हैं। इंदिरा को पता है कि एली का बैकपैक पुलिस में कहाँ रखा हुआ है। पाइक जहाँ को इन सब का लीडर समझता था, लेकिन मॉर्फी उसे बताता है कि इन सब का लीडर जहाँ नहीं कोई और है जो कि उसे इंस्ट्रक्शंस देता है। वो एली के बारे में पाइक को सभी कुछ बता देता है और वो तीनों पुलिस में एली के बैकपैक के पीछे चले जाते हैं। सिटी ऑफ लाइट में एली और जहाँ खड़े हुए एक दूसरे से बात करते हैं। तभी एली को पता चलता है कि ये लोग अब उसके बैकपैक के पीछे जाने वाले हैं। वो इमोरी को बुलाती है और मॉर्फी को रोकने के लिए भेज देती है। ऑयल रिग पर जहाँ पर क्लार्क, बेलेमी, ऑक्टेविया और जेस्पर लूना के साथ है, वहाँ पर लूना आके क्लार्क और बेलेमी से कहती है कि वो लोग तैयार रहें। उन लोगों का जाने का इंतजाम उसने रात को कर दिया है। क्लार्क उसे एक बार फिर से समझाने की कोशिश करती है, लेकिन लूना उसकी कोई भी बात नहीं सुनना चाहती। वो ऑक्टेविया के पास जाती है। ऑक्टेविया लूना से लिंकन के बारे में बताती है और उससे कहती है कि लिंकन भी तुम्हारी मदद चाहता था। लूना उसे कहती है कि अगर लिंकन इस वक्त जिंदा होता तो वो तुम लोगों को मेरे पास लेकर नहीं आता। लूना ऑक्टेविया को बताती है कि लिंकन मेरे रूल्स जानता था। अगर मुझे कमांडर बना दिया जाता है तो मुझे लड़ना पड़ेगा और लोगों को मारना पड़ेगा और डेथ एक बार फिर मेरे सामने आ जाएगी और मैं वही सब नहीं चाहती। आर्केडिया में मॉन्टी और रेवन एली के कोड्स को पढ़ रहे हैं। रेवन कंप्यूटर में बढ़ते हुए नंबर्स को देखकर मॉन्टी को बताती है कि देखो कितने सारे माइंड्स एली के साथ जुड़ते जा रहे हैं। वो उसे ये भी बताती है कि वहाँ पर एक बिल्डिंग है जिसके चारों तरफ ये माइंड इकट्ठा होते जा रहे हैं। रेवन चाहती है कि वो बेका के बैकडोर पासवर्ड से उसके अंदर जाएं और देखें कि वहाँ क्या हो रहा है और उन्हें कुछ मिल पाता है कि नहीं। वो दोनों आपस में ये भी बात करते हैं कि बेका की बुक में एली वर्जन 1 के किल कोड के बारे में कुछ भी नहीं लिखा हुआ है। इसका मतलब कि एली वर्जन 2 के किल कोड खाली एली वर्जन 2 के ही पास है, जो कि जब कोई नाइट ब्लड उसे अपने अंदर ले लेगा तभी उन्हें उसके बारे में पता चल सकता है। रेवन इसका दूसरा रास्ता करना चाहती है। वो बैकडोर पासवर्ड से कंप्यूटर के अंदर जाके उन कोड्स को देखना चाहती है, लेकिन मॉन्टी उसे इसके लिए मना करता है क्योंकि मॉन्टी का मानना है कि रेवन अगर एक बार उसके अंदर घुसने में कामयाब हो गई तो एली को इस बारे में पता चल जाएगा और वो जरूर इन्हें रोकने के लिए कोई ना कोई कदम उठाएगी या खुद भी अलर्ट हो जाएगी। हार्पर उसी वक्त मॉन्टी को अपनी हेल्प के लिए बुलाने के लिए आती है क्योंकि ब्रायन और मिलर एक साथ हैं। हार्पर मॉन्टी से बात करती है। हार्पर मॉन्टी को बताती है कि इन 2 दिनों में इतनी शांति महसूस हो रही है जैसे उसे कभी भी नहीं हुई थी। न कोई उससे लड़ने आया, न कोई उसे मारने आया। मॉन्टी उसकी बात सुनकर हंस देता है। हार्पर आगे बढ़कर उसे किस कर देती है और वो दोनों एक रूम में चले जाते हैं। वहाँ दोनों आपस में रिलेशन बनाते हैं। यहाँ पर ऑयल रिग में शाह जेस्पर के पास आती है और उसके कप को भर देती है। शाह और जेस्पर आपस में बात करते हैं। जेस्पर उसे अपनी कहानी सुनाता है और उसे पता चलता है कि शाह भी ये जगह छोड़ के कभी भी कहीं नहीं गई है। इधर बेलेमी, क्लार्क और ऑक्टेविया आपस में बात कर रहे हैं। क्लार्क की प्लानिंग है कि वो फ्लेम को चुपके से लूना के अंदर इंसर्ट कर दे। बेलेमी उसे इसके लिए मना करता है। बेलेमी का सोचना है कि उनके पास ताकत है और उनके पास बहुत सारे वेपन्स हैं। वो आर्केडिया में जाकर अच्छे से तैयार होके एली के खिलाफ लड़ सकते हैं, लेकिन क्लार्क का मानना है कि वो उस दुश्मन को नहीं जानते हैं जो कि धीरे धीरे हर ओर से बढ़ता चला आ रहा है और उनसे वेपन से लड़ने का या अपनी स्ट्रेंथ दिखाने का कोई मतलब नहीं होगा। ऑक्टेविया उन दोनों को कहती है कि एटलीस्ट एली 1 अपनी चिप लेने के लिए दूसरे को सोचने का मौका तो देती है। बेलेमी इसके जवाब में कहता है कि उन्होंने लूना को चॉइस दी थी, लेकिन उसका जवाब ना था। इधर आर्केडिया में मॉन्टी और हार्पर दोनों बेड के ऊपर लेटे हुए हैं। तभी रेवन वहाँ दौड़ी दौड़ी आती है और मॉन्टी को बताती है कि उसे कंप्यूटर में कुछ मिला है। वो दोनों कंट्रोल रूम में जाते हैं।
रेवन उसे कंप्यूटर में दिखाती है कि वहाँ कुछ लेयर्स सिक्योरिटी की हैं, जो कि पूरे एली कोड से थोड़ी अलग हैं और ये एक सिटाडेल के समान दिख रही हैं। सिटाडेल एक फोर्ट होता है जो कि पहले राजा महाराजा दुश्मन से बचने के लिए बनाया करते थे और उसके चारों तरफ गहरी खाई या पानी जैसा कुछ बना दिया करते थे जिससे कि दुश्मन अंदर न आए। रेवन को भी एली के कोर्ट्स के अंदर ऐसे ही कुछ दिखाई दे रहा है। वो अंदर जाना चाहती है लेकिन मॉन्टी उसे ऐसा करने से मना करता है। रेवन का कहना है कि बेक्का के पासवर्ड को यूज करके वो कोड्स को एडिट कर सकती है, लेकिन मॉन्टी क्लार्क का वेट करने के फेवर में है। रेवन उसकी बात सुनकर मायूस हो जाती है। रेवन कंप्यूटर में ही काम करते जा रही है। लूना छोटे छोटे बच्चों के साथ बात कर रही है। वहाँ पर क्लार्क आती है। सभी बच्चे वहाँ से चले जाते हैं। क्लार्क एक बार फिर से लूना को समझाने की कोशिश करती है कि हमें एक ऐसे दुश्मन से लड़ना है जो कि आगे बढ़ता चला आ रहा है। लूना का कहना है कि वो यहाँ तक नहीं पहुँच पाएगा, लेकिन क्लार्क उसे बताती है कि टाइटस की नजरों में तुम कायर थी और तुम ब्लड के ऊपर एक धब्बा थी। लूना ये बात सुनकर हंस देती है और उसे बताती है कि जब कॉन्क्लेव हो रहा था तब उसके हाथ से सबसे पहला मरने वाला उसका भाई था और वो कायर नहीं है क्योंकि दूसरी बार वो लेक्सा के आमने सामने थी और वो लेक्सा को नहीं मारना चाहती थी, इसीलिए उसे वहाँ से भागना पड़ा। वो लोगों को मारना पसंद नहीं करती थी। क्लार्क उसके सामने फ्लेम को लाती है और असेंडे सुपेरियस बोल देती है। फ्लेम एक्टिवेट हो जाती है। क्लार्क उसे लूना की नेक पे लगाने की कोशिश करती है, लेकिन लूना क्योंकि अलर्ट है वो क्लार्क को ग्राउंड पे पटक देती है और क्लार्क को बताती है कि मैं कायर नहीं हूँ। वो क्लार्क से फ्लेम को ले लेती है और उसे कहती है कि जब वो यहाँ से जाने लगेगी तब उससे फ्लेम मिल जाएगी। पोलिस में जहाँ पोलारिस रखा हुआ है ये लोग उसको टेम्पल बोला करते हैं। एली इमोरी को बताती है कि उनमें से कोई भी मारा नहीं जाना चाहिए, उसे इन सब की जरूरत है। इमोरी एली से पूछती है कि उसकी क्रिएटर ने उसे क्यों छोड़ दिया था। एली उसे कहती है मुझे नहीं मालूम, लेकिन वो मुझे फिर मिलेगी तो मैं उससे जरूर पूछूंगी। इमोरी एली से कहती है कि क्या तुम्हें पक्का पता है कि वो फ्लेम के अंदर है। एली कहती है हाँ मुझे पक्का पता है, क्योंकि फ्लेम के अंदर वो सभी माइंड्स हैं जिससे ये कनेक्टेड है और जिसमें सबसे पहला माइंड मेरी क्रिएटर बेक्का का है। अंदर दरवाजे को खटखटाए जाने की बहुत जोर से आवाज आ रही है। ऐसा लगता है कि वो दरवाजा कभी भी टूट सकता है। वो लोग देखते हैं कि जहाँ के बैकपैक को चार्ज किया जा रहा है और फिर एक बड़ी सी छड़ी लेकर बैकपैक को तोड़ने के लिए आगे बढ़ता है, लेकिन तभी इमोरी उसे ऐसा करने से मना करती है। वो बताती है कि ये बैकपैक एक न्यूक्लियर फ्यूल सेल है। अगर जॉन उसे खत्म कर देगा या तोड़ देगा तो ये पूरे सिटी को रेडिएशन से भर देगी। इंदिरा और मॉर्फी उसी वक्त रुक जाते हैं। रेडिएशन के खतरों का उन्हें पता है। ऑयल रिग पर बेलेमी, ऑक्टेविया और क्लार्क सभी जाने की तैयारी कर रहे हैं। बेलेमी जेस्पर के बारे में पूछता है कि वो कहाँ है। ऑक्टेविया बताती है कि वो शाह को गुड बाय करने के लिए गया हुआ है। लूना क्लार्क को उसकी फ्लेम लौटा देती है। जैसे ही बेलेमी, ऑक्टेविया और क्लार्क एक कंटेनर के अंदर घुसते हैं, उस कंटेनर का दरवाजा बंद हो जाता है और लूना के आदमी जिन्होंने एली की चिप खा ली है लूना पर अटैक करने लग जाते हैं और लूना को बंदी बना लेते हैं। अंदर ऑक्टेविया, बेलेमी और क्लार्क को सब बातें सुनाई दे रही है। वो समझ जाते हैं कि एली यहाँ भी पहुँच चुकी है। उधर जेस्पर और शाह बातें कर रहे हैं। तभी जेस्पर एली के फॉलोअर्स को अंदर आते हुए देखता है। वो गार्ड्स को मारते हुए अंदर आ रहे हैं। जेस्पर समझ जाता है कि ये चिप्ड हैं। इन लोगों ने एली की चिप ले ली है। वो शाह को बोलता है कि वो जाके अंदर सभी को अलर्ट कर दे कि वो लोग चिप ना खाएं। शाह वहां से जाने के लिए भागती है, तभी एक तीर आकर उसकी गर्दन में लगता है। वो वहीं गिर जाती है। जेस्पर को भी एली के फॉलोअर्स द्वारा कैद कर लिया जाता है। ऑक्टेविया को लगता है कि एली को इस जगह के बारे में कैसे पता चला। बेलेमी अंदाजा लगाता है कि नाइला की प्लेस पर उन लोगों ने एक ड्रोन को देखा था। हो सकता है एली ने एक ड्रोन के थ्रू ही उन लोगों का पीछा किया हो और अब उसे पता चल गया हो। लूना को वो आदमी चिप खाने के लिए मजबूर करता है। लूना उससे पूछती है कि तुम्हें क्या हुआ है, क्योंकि लूना को अभी तक चिप के बारे में और उससे होने वाले इफेक्ट्स के बारे में पता नहीं है, तो वो उसको देख के बहुत ज्यादा आश्चर्यचकित है। जेस्पर चिल्लाकर लूना को उस चिप को लेने के लिए मना करता है। लूना उससे पूछती है कि ये क्या चीज है। एली समझ जाती है कि जेस्पर उसका काम बिगाड़ देगा। वो उस आदमी को इशारा करती है। वो जाकर जबरदस्ती जेस्पर को चिप खिलाने की कोशिश करता है, लेकिन जेस्पर अपना मुंह जोरों से बंद कर लेता है। इधर बेलेमी और क्लार्क बात करते हैं कि अगर एली वर्जन 1 ने अपनी चिप लूना को लेने के लिए मजबूर कर दिया
और उसके बाद लूना ने एली वर्जन 2 की चिप को अपने अंदर इंसर्ट कर लिया तो एली 1 एली 2 के बारे में सब कुछ जान जाएगी और वो कभी भी नहीं रुकेगी और ये लोग ऐसा होने नहीं देना चाहते। उधर लूना को लगातार टॉर्चर किया जा रहा है जिसे देखकर लूना का लवर डैनरिक उसे ऐसा करने से मना करता है और कहता है कि ये सब उसके ऊपर छोड़ दो। वो प्यार से उसे की लेने के लिए मना लेगा। डैनरिक को भी चिप खिला दी जाती है। इधर पुलिस में इंदिरा, पाइक और मॉर्फी सब जहाँ के बैकपैक को तोड़ने की कोशिश करते हैं। बाहर दरवाजा जोरों से तोड़ने की आवाजें आ रही है। इन लोगों को यहाँ से जाने की जल्दी है क्योंकि इतने लोगों से निपटने के लिए इनके पास साधन नहीं है। इमोरी इन्हें बोलती है कि तुम सब यहाँ पर मारे जाओगे। सिटी ऑफ लाइट में एली जहाँ को कहती है कि माइग्रेशन अभी तक कंप्लीट नहीं हुआ है। जहाँ उसे कहता है कि वो अभी भी टनल के एंट्रेंस को ढूंढ रहा है। गार्ड जब तक पुलिस में दरवाजा तोड़कर अंदर जाएंगे ये उनके साथ वहाँ पहुँच चुका होगा। एली का कहना है कि मॉर्फी और क्लार्क लेक्सा की बॉडी को चिप निकालते समय उनके साथ थे तो उन्हें मॉर्फी को जिंदा रखना बहुत जरूरी है जिससे कि क्लार्क अगर हेल्प न करे तो मॉर्फी इन लोगों की मदद जरूर कर दे। आर्केडिया में मोंटी की नींद लग जाती है। रेवन उसे देखती है और धीरे से एली के कोट के अंदर एंटर हो जाती है। सिटी ऑफ लाइट में जहाँ एली से पूछता है कि वो क्लार्क के साथ क्या करना चाहती है। एली उसे बताती है कि वो उसे भी चॉइस देगी कि वो चिप खा ले और हमारा साथ दे। तभी वो चौंक जाती है। उसे पता चल जाता है कि कोई उसके कोड को एसेस करने की कोशिश कर रहा है और ये एसेसिंग आर्केडिया से हो रही है। जहाँ को लगता है कि ये काम सिंक्लेयर या मोंटी किसी में से होगा। एली उसे बताती है कि सिंक्लेयर मारा जा चुका है। जहाँ के पूछने पर कि एली को कैसे पता चला कि सिंक्लेयर मर गया है, एली कहती है ये सोचने का काम नहीं है। अभी सोचने का काम ये है कि मोंटी को कैसे रोका जा सकता है। एली चिंता में पड़ चुकी है। जहाँ उसे कहता है कि वो आर्केडिया से अपने आप को डिस्कनेक्ट कर ले। एली उसे बताती है कि अभी ये पॉसिबल नहीं है क्योंकि माइग्रेशन पूरी तरह से नहीं हो पाया है और बैकपैक कभी भी डिस्ट्रॉय हो सकता है। तो आर्केडिया के मेन फ्रेम से जो उसको पावर सप्लाई मिल रही है अगर ये इसको खत्म कर देगी तो ये हमेशा के लिए टर्मिनेट हो जाएगी। वो जहाँ को बताती है कि आर्केडिया में जो भी उसे असेस कर रहा है वो सिटाडेल के अंदर पहुंच चुका है। जहाँ मोंटी को रोकने के बारे में सोचने लग जाता है। इधर आर्केडिया में मोंटी की नींद खुलती है। वो रेवन को कोड्स पर काम करते हुए देखता है और समझ जाता है कि रेवन एली के कोड्स के अंदर घुस चुकी है। वो उसे ऐसा करने से मना करता है। रेवन उसे बताती है कि यहाँ पर बहुत सारे डोर्स हैं जो कि सभी लॉक्ड हैं और एली हम लोगों से कुछ छुपाने की कोशिश कर रही है। रेवन कहती है कि वो लॉक्स को एक के बाद एक डिलीट करती जाएगी और अंदर जो कुछ भी है उसके पास पहुँचने की कोशिश करेगी। लेकिन रेवन को रास्ते में कोई मिलता है। वो समझ नहीं पाती कि रास्ते में कौन है। तभी स्पीकर से हैना की आवाज आनी शुरू हो जाती है। वो मोंटी को पुकारती है। रेवन समझ जाती है कि हैना ही उसका रास्ता रोक रही है। जरूर एली और जहाँ ने हैना को वहाँ भेजा है ताकि वो सिटाडेल तक पहुँच ना पाए। हैना मोंटी से बात करती है। मोंटी भी उसकी आवाज सुनकर इमोशनल हो जाता है। रेवन उसे बताती है कि एली जरूर हमको रोकना चाहती है इसीलिए उसने हैना को भेजा है। वो नहीं चाहती कि सिटाडेल के अंदर क्या है हम उस तक पहुँचे और उसे देखें। एली और जहाँ हैना को मोंटी से कंटिन्यूस बात करने के लिए कहते हैं जिससे कि इन लोगों को कुछ समय मिल जाए। मोंटी अपना दिल कड़ा करके रेवन से पूछता है कि अगर हम इन कोड्स को डिलीट कर दें तो क्या होगा। रेवन उसे बताती है कि अगर हम इन कोड्स को डिलीट कर देंगे तो ये हमेशा के लिए चली जाएगी। मोंटी दिल कड़ा करके रेवन से उन कोड्स को डिलीट करने के लिए कह देता है। रेवन हैना के किल कोड्स को टाइप कर देती है और मोंटी बटन दबा देता है। हैना हमेशा के लिए जा चुकी है। इधर सिटी ऑफ लाइट में जहाँ एली को आर्केडिया से निकलने के लिए कहता है लेकिन एली कहती है कि अभी माइग्रेशन पूरा नहीं हुआ है, उन लोगों को थोड़ा वेट करना होगा। आर्केडिया में रेवन मोंटी को बताती है कि वो लास्ट स्टोर तक पहुंच चुकी है और अब लास्ट स्टोर के पीछे उसे एक किल स्विच दिखाई दे रहा है। बस उसे इतना करना होगा कि इस किल स्विच को दबाना होगा। तभी उसकी सारी स्क्रीन ब्लैंक हो जाती है। एली ने अपने आप को आर्केडिया के मेन कंप्यूटर से डिस्कनेक्ट कर लिया है। रेवन ये देखकर झल्ला जाती है। मोंटी उससे पूछता है कि ये क्या हुआ। रेवन उसे बताती है कि मैं किल स्विच तक पहुंच गई थी और बिल्कुल उसको हिट करने ही वाली थी कि एली ने अपने आप को मेन फ्रेम से डिस्कनेक्ट कर लिया। मोंटी झल्ला जाता है। उसकी मम्मी भी उसके पास से जा चुकी है। वो कहता है हमने ये सब किया कुछ नहीं पाने के लिए। वो रेवन को चिप दिखाकर कहता है कि तुम ये चिप खा लो
और वापस से सिटी ऑफ लाइट में चले जाओ। रेवन उससे सॉरी कहती है। इधर पॉलिस में मॉर्फी पाइक से पूछता है कि इस चीज को कैसे खत्म करना होगा। पाइक उसे बताता है कि वो फ्यूल सेल को छोड़कर कहीं भी मार के उसे खत्म कर सकता है। एली को 60 सेकेंड्स और चाहिए माइग्रेशन कंप्लीट करने के लिए। इमोरी जानती है कि उनको 60 सेकंड चाहिए। इमोरी मॉर्फी को बातों में फंसाती है और उसे कहती है कि तुम ये गलत कर रहे हो। अगर तुमने इसे डिस्ट्रॉय कर दिया तो जितने माइंड सिटी ऑफ लाइट में एंटर किए हैं वो सब डिस्ट्रॉय हो जाएंगे और मैं भी यहाँ से चली जाऊंगी। एली के पास अब बस 30 सेकंड्स बचे हुए हैं। यहाँ पर इमोरी मॉर्फी को कन्विंस करने की कोशिश किए जा रही है। मॉर्फी इमोरी की बात सुनकर इमोशनल हो जाता है और उसके हाथ कांपने लग जाते हैं। ये देखकर पाइप उसके हाथ से क्रोबार को ले लेता है और बैकपैक के ऊपर जोरों से मारता है। बैकपैक टूट जाता है। मॉर्फी इमोरी को देखता है और उससे पूछता है क्या तुम ठीक हो। उसे लगा कि सिटी ऑफ लाइट अब खत्म हो चुकी है और इमोरी आजाद हो गई होगी। इमोरी उसकी ओर देखकर हंसती है और कहती है कि तुम्हें देर हो चुकी है। मॉर्फी इमोरी के सिर के ऊपर कपड़ा लगा के इंद्रा और पाइक के साथ वहां से निकल जाता है, जहां दरवाजा तोड़ के अंदर आता है। क्योंकि मॉर्फी ने इमोरी के सिर के ऊपर कपड़ा लगा दिया है, इसलिए इमोरी को नहीं पता कि वो लोग किस तरफ से गए हैं। एली जहाँ को कहती है कोई बात नहीं, माइग्रेशन हो चुका है और अब वो लोग यहाँ कभी भी नहीं पहुँच सकते। हमें दिखाया जाता है कि आर्क की जो गोसाई रिंग अकेली बच गई है। एली ने अपने आप को वहां पर ट्रांसफर कर लिया है और अब वो उस गोसाई रिंग में है। इस काम में उसकी मदद जहाँ ने की है। शाय ऑक्टिविया बेलेमी और क्लार्क को आजाद कराती है और उन्हें लूना के बारे में बताती है कि उससे वो लोग मशीन रूम की ओर लेके गए हैं। इधर डेनरिक लूना को लगातार मारे जा रहा है और उसे चिप खाने के लिए मजबूर करता है। आखिर में वो लोग एक छोटी बच्ची को ले आते हैं और उसके गले पर चाकू दिखा के लूना को चिप लेने के लिए मजबूर करते हैं। लेकिन लूना क्योंकि बहादुर है, वो डेनरिक को नीचे गिरा देती है और उसे जान से मार डालती है। वो वहाँ खड़े उन आदमियों को भी मार डालती है जो कि एली के सपोर्टर थे, यानी कि जिन्होंने चिप ले रखी थी। वो डेनरिक को मरा हुआ देखकर बहुत रोती है। वहाँ पर ऑक्टिविया, बेलेमी और क्लार्क भी आ जाते हैं। मारे हुए लोगों की फ्यूनरल सेरेमनी होती है। बेलेमी लूना से कहता है कि तुम्हारे इन आदमियों में अगर किसी ने चिप ले रखी होगी तो हमें कभी भी पता नहीं चलेगा। क्लार्क लूना से फिर कहती है कि तुम एक बार और सोच लो और इस फ्लेम को अपने अंदर ले लो। लूना मरे हुए लोगों के लिए टोस्ट करती है। सभी उस ड्रिंक को पी लेते हैं। क्लार्क लूना से कहती है कि अगर वो एली 2 को लेना चाहती है तो उसे जल्दी करना होगा, क्योंकि एली 1 यहाँ पर कुछ और लोगों को भेज देगी और फिर हम कुछ नहीं कर पाएंगे। लूना क्लार्क को कहती है कि किसी एनिमी को हराना तुम्हें कहीं भी नहीं ले जाएगा। इतने में सभी लोग बेहोश होके गिर जाते हैं। क्लार्क बेहोश होते होते लूना को दूर जाते हुए देखती है। नदी के किनारे पर क्लार्क, जेस्पर, ऑक्टिविया और बेलेमी की नींद खुलती है। क्लार्क के हाथों में फ्लेम है। वो अपने चारों तरफ देखती है। उसे समुद्र के अलावा कुछ भी दिखाई नहीं देता। बेलेमी क्लार्क से पूछता है कि अब हम क्या करेंगे। जेस्पर, बेलेमी और ऑक्टिविया सभी क्लार्क की ओर देख रहे हैं।